नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम क्यों है खास, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सवालों के जवाब तो मिल जाते हैं पर टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट की मास्टर क्लास, इसकी रिक्वायरमेंट थी आपको बहुत टाइम से। तो डीआरएस इनसाइट्स आज आप सबके लिए लेकर आया है मार्केट की मास्टर क्लास। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अविनाश गोरक्षकर, जो कि फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च स्टडीज के। अविनाश जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। हाँ निया जी, गुड इवनिंग। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, अविनाश जी अपने साथ दशकों का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है और एक बहुत ही सीनियर और भरोसेमंद मार्केट एक्सपर्ट है। और इसीलिए आज हमने रिक्वेस्ट करी अविनाश जी से कि प्लीज आप हमें ज्वाइन कीजिए और डीआरएस इनसाइट्स के सारे दर्शकों को दीजिए आज मार्केट की मास्टर क्लास। अविनाश जी, तो शुरू करी जाए मास्टर क्लास डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए। हाँ बिल्कुल। तो मास्टर क्लास शुरू करने से पहले यहाँ मैं डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि प्लीज आप जल्दी से अपने नोटपैड और पेन्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि अविनाश जी की एक्सपर्ट एडवाइस आने वाली है जो कि आपको हर आपकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले गाइड करने का काम जरूर करेगी। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरे पास ये है अविनाश जी कि 5 ऐसे कौन से रूल्स हैं जिन्हें ट्रेडर्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए, मुझे लगता है कि ट्रेडिंग तो मैं ज्यादा करता नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे 5 चीजें बताऊंगा जिससे कि ट्रेडिंग आपका प्रॉफिटेबल हो, सेफ हो। क्योंकि ट्रेडिंग नॉर्मली वोलेटाइल होता है, आपको एंट्री एग्जिट बहुत जल्दी और क्विकली करनी पड़ती है। तो पहला जो रूल है ट्रेडिंग का, जो मुझे लगता है सारे लोग एग्री करेंगे, वो है स्टॉप लॉस। देखिए, कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हो, वेदर वो इंट्राडे है, पोजिशनल है या लॉन्ग टर्म है, टेक्निकल पैरेलल्स में इसमें एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। अगर आपका 10 रुपए का रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि अगर मान के चले आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा और आपका रिटर्न 110 रुपया है, तो आपको मिनिमम 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। नॉर्मली रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए, यानी अगर 10 रुपए का रिवॉर्ड है तो स्टॉप लॉस उसका आधा तो मिनिमम होना चाहिए। रिवॉर्ड ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये गणित है कि मिनिमम अगर 10 रुपए का प्रॉफिट है तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 रुपए का स्टॉप लॉस है और 5 रुपए का मुनाफा है, तो वो गणित बैठेगा नहीं। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, पहले तो स्टॉप लॉस है और ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है निया जी की स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भी लोग रिटेल निवेशक यहाँ पे अटके हुए बैठे हैं। तो विदाउट एनी इमोशन इस स्टॉक से बेसिकली आपको निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद ही आपको दूसरा ट्रेड में पैसा लगाने के लिए लिक्विडिटी मिलेगी। अदरवाइज आप एक ही शेयर के ऊपर अटकोगे, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भी आप पोजीशन निकालते नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी। अभी दूसरा जो गणित आता है वो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड, जो मैंने कहा कि 10 रुपए का प्रॉफिट है तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस 1:2 का होना चाहिए। तीसरा बेसिकली फॉलो द ट्रेंड, यानी हम लोग कहते हैं ना कि बाजार में जब तेजी होती है तभी कोई बंदा बोलेगा मुझे शॉर्ट सेल करना है, तो वो गलत होगा। तो सुबह के आधे घंटे 1 घंटे के ट्रेडिंग के बाद आपको एक ट्रेंड पता चलेगी कि कौन से इंडेक्स के स्टॉक्स मूव हो रहे हैं, कौन सा सेक्टर चल रहा है। तो फॉलो द ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेंड के विपरीत जाओगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। चौथा, आप जो भी रिस्क लेते हो निया जी, रिस्क उतना ही ले लीजिए जितना आप मैनेज कर पाते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर्स में काम करते हैं, बेसिकली अनलिमिटेड लॉसेस वो सह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली रिटेल निवेशकों का प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत लिमिटेड कैपिटल होता है। तो आप जितना कैपिटल है उतना ही कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ज्यादा रिस्क अगर आप लोगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो वो चौथा पॉइंट। और आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं समझता हूँ कि बेसिकली छोटे प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस करिए। नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहेंगे कि 10 रुपया बढ़ना चाहिए, 20 रुपया बढ़ना चाहिए। अगर आपको 5-6 रुपया भी मिल गया तो वो अपने टेबल से निकालिए, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे स्टॉक जाते हैं। तो कभी कभी 2 या 1 रुपए के लिए आप पूरा प्रॉफिट गवा देते हो। तो छोटा प्रॉफिट रखिए, इससे आपके लिए ट्रेडिंग अच्छा रहेगा। ओके, तो ये तो हो गई आपके से ये बात। लेकिन अगर ट्रेडर और इन्वेस्टर की बात करें तो ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है? इन्वेस्टर के लिए क्या ये रूल्स बदल जाते हैं? देखिए, पहली बात तो ट्रेडर जो होता है वो मोमेंटम पे खेलता है। यानी कि अगर मैंने आज कोई स्टॉक 9:30 बजे लिया, तो मुझे पता है कि आज के दिन में या 2 दिन में मुझे पोजीशंस एग्जिट करनी है, मुझे मुनाफा या लॉस बुक करके मेरा कैपिटल वापस लेना है।
इन्वेस्टर जो होता है, जैसे हम नॉर्मली वेल्थ क्लाइंट्स को कहते हैं कि आपको अगर नजरिया 12 महीने का, 15 महीने का, 18 महीने का, आप अगर पकड़ने की ताकत रखते हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी नतीजे अच्छे आते हैं लेकिन फिर भी शेयर चलता नहीं, कभी कभी अच्छी खबर आती है लेकिन शेयर चलता नहीं। तो ये मार्केट का रूल है। हम एक कह नहीं सकते कि शेयर कब चलेगा, लेकिन जब चलेगा तब वो सबको सरप्राइज कर लेता है। तो नॉर्मली इन्वेस्टर्स के पास अगर पकड़ने की ताकत है, थोड़ा सा पैसा अगर वो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, तो हम इन्वेस्टर्स के लिए यही कहेंगे कि आपको कोई वॉलेटिलिटी या मार्केट के अप्स एंड डाउन से घबराना नहीं है, क्योंकि आपका नजरिया तो कम से कम 12-15 महीने है। तो वही एक डिफरेंस है। ओके। अविनाश जी, जब मैंने आपसे 5 रूल्स की बात करी थी जिस ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए, उसमें एक आपने कहा कि फॉलो द ट्रेंड। तो मार्केट में ये हम फ्रेज हमेशा सुनते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन मार्केट में ट्रेंड्स को समझना कैसे है? देखिए, समझने के लिए तो सिंपल सी बात है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए बाजार में आप कुछ चीजें पढ़ो के आएंगे नहीं, तैयारी नहीं करोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो रीडिंग थोड़ा सा आपको करना है। दूसरा, जब बाजार खुलता है तब पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा मार्केट को ऑब्जर्व करिए, कौन से इंडेक्स के स्टॉक्स हिल रहे हैं। वैसे इंडेक्स के स्टॉक की बात करें तो रिलायंस है, एचडीएफसी है, टाटा स्टील है। और उसके बाद एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये लगातार एक्सचेंजेस आपको देते हैं। काफी सॉफ्टवेयर भी है जो आपको बताएंगे कि निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो कितना है, उसका मतलब कितने शेयर निफ्टी में बढ़े हैं, कितने शेयर घटे हैं। तो बेसिकली निफ्टी में अगर आपको काम करना है तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी, 7-8 स्टॉक जो आपके पसंदी है वहीं पे फोकस करिए। देखिए 50 स्टॉक्स निफ्टी के सारे चलेंगे नहीं, उसमें से 8-10 चलेंगे। कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा स्टॉक चलेगा, ये आपको आधे पौने घंटे में पहले पता चलेगा। तो वो मेरे ख्याल से आपको फॉलो द ट्रेंड का एक अच्छा काइंड ऑफ आइडिया देगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत इजी है। आप 10-15 दिन ये अगर रेगुलरली करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज मेटल चल रहे हैं, या कल बैंकिंग चल रहा है, या आगे चल के आईटी चलेगा। तो ये ट्रेंड आपको दिखेगा प्राइसेस में, तो वो आपको पकड़ के समझना है कि वही आज का ट्रेंड है। ओके, तो ऐसे आप समझ सकते हैं ट्रेंड्स को। तो अब एक और जो टॉपिक है जो लोगों के बड़े दिल के करीब है, वो है एसआईपी। तो 5 एसआईपी स्टॉक्स जो आपके हिसाब से आप ये समझते हैं जिनमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा देखिए एसआईपी कभी भी, अगर मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, पहली बात तो एसआईपी जो भी बंदा कर रहा है या बंदी कर रही है, कम से कम 3-4 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि एसआईपी में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में आपको रिटर्न मिले। तो ये टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। और एसआईपी की बात करें तो देखिए, हमको जो सेक्टर्स पहले पसंद है वो मैं बता दूं। पहले तो हमको ऑटोमोबाइल सेक्टर पसंद है, उसके बाद होटल सेक्टर पसंद है, इंजीनियरिंग डिफेंस पसंद है, फिर उसके बाद आईटी जो काफी बड़ा सेक्टर है, और फाइनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्ट सेक्टर है। तो इसको अगर हम रिलेट करें तो पहला ऑटोमोटिव सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा शेयर है जो मुझे लगता है कि अगले 2 साल का तो आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। ये कंपनी ने खराब टाइम में भी अच्छे नंबर दिखाए थे। तो ये एक एसआईपी का पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा निवेश किसी को करना है तो आप कर सकते हो। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडियन होटल। देखिए होटल बिजनेस एक बहुत ही अच्छा पोजीशन में अभी है। इंडियन होटल्स कंट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे ज्यादा होटल इनके पास है, और पिछले साल करीबन 2000 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया था। तो इंडियन होटल भी एक अच्छा विकल्प है, काफी स्टेबल कंपनी है, टाटा की कंपनी है। उसके बाद लार्सन एंड टूब्रो। देखिए ये कंपनी इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, डिफेंस सारी चीजों में, प्लस इनके आईटी के सब्सिडरीज है। तो ये पूरा स्टॉक आपको पूरी कंपनीज में एक्सपोजर देता है। तो ये एक होल्डिंग कंपनी है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है ये सारे सेक्टर में। और फाइनली देखिए आईटी सेक्टर अभी थोड़ा चल रहा है। आज मैं देख रहा था कि आईटी की कंपनियां भी वापस बाउंस हो रही थी। तो टीसीएस एक ऐसा विकल्प है जो अभी भी करीबन 40-45 हजार के कैश के ऊपर बैठा है, काफी अच्छे कस्टमर्स है। जब ये अप ट्रेंड आएगा और जब मार्केट थोड़ा सा इसको रीरेट करेगा तब ये अच्छी खासी गेन आपको देगा। बहुत वैल्यू इसमें अभी भी बाकी है। तो टीसीएस एक अच्छा विकल्प है। और फाइनली पोर्ट्स को लेके, अडानी पोर्ट्स में हमको बहुत लगता है कि ये एक ऐसा विकल्प है। देखिए इनके पास कम से कम 30-35 पोर्ट्स है, और पोर्ट का धंधा कभी बंद नहीं होगा। इंडिया में इंपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट होंगे, व्यापार होगा। तो वो एक बहुत ही क्रूशियल लिंक है जो पोर्ट हम कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट। तो इसका डेफिनेटली आने वाले 3-4 साल के लिए बहुत ही अच्छा आउटलुक लग रहा है। तो ये ऐसे शेयर है नेहा जी जो आप एसआईपी करके आराम से टेंशन फ्री इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गई एसआईपी की बात। अब अविनाश जी, कई बार ऐसा होता है कि नए लोग आते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं मार्केट में। तो बाजार में नए ट्रेडर्स के लिए 5 ऐसी कौन सी टिप्स जो कि उनका पोर्टफोलियो चमका सकती हैं आपके हिसाब से?
देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो ट्रेडर है उसका आउटलुक बहुत शॉर्ट टर्म होता है। तो मैं कहूंगा कि जिनके पास समय नहीं है, तो सिंपल बात है कि आप निफ्टी में या सेंसेक्स की जो कंपनी है, बड़ी कंपनीज में ही ट्रेडिंग करें, छोटे कंपनीज में मत करिए। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि आपको स्टॉप लॉस रखना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपका प्रॉफिट का भी जो कमाने का एपिटाइट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कमाइए। तो सबसे बड़ी बात मैं नए ट्रेडर्स को ये कहूंगा कि आप अगर रिस्क लेना ही चाहते हो ट्रेडर बनने का, अगर आपके पास एपिटाइट है, तो बड़े स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए, जैसे टाटा स्टील हो गया, रिलायंस हो गया, एल&टी हो गया, जहां पे आपको पता है कि इसकी प्राइस रेंज कितना तक ऊपर है कितना नीचे है। कोई कैश शेयर में या छोटे या इलिक्विड काउंटर में ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, लिक्विडिटी कम होती है, तो निकलने के टाइम शायद दिक्कत होगी। तो मैं यही कहूंगा कि बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स पे, निफ्टी के स्टॉक्स है, बीएसई के स्टॉक्स है, वहां पे फोकस करिए, और 7-8 स्टॉक्स अपने रडार पे रखिए, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। 7-8 स्टॉक्स का मूवमेंट आपको मिल जाएगा और तभी आपको इसमें पोजीशन आप ले सकते हो। और जो स्टॉक पिकिंग की आप बात करें अविनाश जी, उसमें कोई टिप्स आप दे सकते हैं व्यूअर्स को कि स्टॉक पिक सेफ्टी किस हिसाब से देखी जाए? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि स्टॉक टिप्स तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो हम 2-3 चीजें देखते हैं। एक तो प्रमोटर कौन है, क्या धंधा चला रहा है, उसके बाद उसका कंपनी के बैलेंस शीट पे कर्जा कितना है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत कंपनीज को कब आती है, जब वो कर्जा जरूरत से ज्यादा लेती है। तो कर्जा आपका नंबर पहला चेक करिए, ये सारे आपके वेबसाइट्स पे या एनुअल रिपोर्ट्स में मिलता है, तो ये थोड़ी सी होमवर्क आपको करनी है। और हाँ। उसके बाद मैं समझता हूँ कि देखिए, जो सही प्रमोटर होता है वो नॉर्मली क्या करता है कि कम से कम थोड़ा सा डिविडेंड देता है, अपने शेयर होल्डर्स की थोड़ी सी कदर करता है। तो ऐसे प्रमोटर्स के साथ रहिए जो आपको डिविडेंड देता है। और सबसे बड़ी बात, हम कैश फ्लो देखते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, लेकिन कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी में कैश कितना आता है। देखिए, कभी कभी प्रॉफिट 100 रुपया होता है लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव होता है। तो आपको ये भी डेटा बैलेंस शीट से मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इन आंकड़ों को बहुत अहमियत देता है। और यहाँ पे फाइनली मैं यही कहूंगा कि ऐसे प्रमोटर देखिए जिन्होंने अपने शेयर्स को बहुत कम प्लेज किए। प्लेज का मतलब जो गिरवी रखे हैं, क्योंकि ऐसे शेयर्स में नॉर्मली क्या होता है कि अगर प्लेज ट्रिगर हो गया तो शेयर में भारी गिरावट भी हो सकती है। तो नॉर्मली जो नॉन प्लेज वाली कंपनियां होती है, जो प्रमोटर्स अपने शेयर्स प्लेज नहीं करते, वैसे कंपनीज पे फोकस करें। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंसाइटफुल पॉइंट्स आपने दिए। लोग यूजुअली इतनी ज्यादा डिटेल में जाके रिसर्च नहीं करते हैं और अपना इतना हार्ड अर्न मनी बहुत आसानी से लगा देते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड इंसाइट। अविनाश जी, अगर 5 लाख इन्वेस्ट करने हो, निवेश के लिए हैं किसी के पास, तो 5 ऐसे स्टॉक जो आपकी पहली पसंद होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एसआईपी के स्टॉक्स कहे, अभी जो शेयर्स हमको पसंद है, जो हमने हमारे क्लाइंटों को भी बताया, इसमें एक तो रहेगा श्रीराम पिस्टन्स। ये नॉर्थ इंडिया की कंपनी है। बेसिकली ये पिस्टन्स और इंजन कंपोनेंट बनाती है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी। यहाँ पे हमको लगता है कि 2800 2900 का टारगेट प्राइस मिल सकता है, तो यहाँ पे फोकस करिए। दूसरा, बेलराइज इंडस्ट्रीज, ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, जो करीबन 6 महीने पहले लिस्ट हुई थी। आज ही इन कंपनी के नतीजे आ गए, बहुत ही दमदार नंबर आ गए। तो मुझे अच्छा। लगता है कि ये भी करीबन 180 190 तक जा सकता है, तो ये भी आपको खरीदने का मौका दे रहा है। उसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर, देखिए ये नॉर्थ की कंपनी है, हॉस्पिटल का बिजनेस चलाती है। इन्होंने भी बहुत ही दमदार नंबर किए हैं, प्लस इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत अच्छी है। तो ये भी करीबन मेरे ख्याल से 950 960 चल रहा है, तो ये भी करीबन 1150 1200 का टारगेट प्राइस हो सकता है। और सीमेंट में हेडलवर्क सीमेंट एक अच्छा विकल्प है। देखिए, हेडलवर्क सीमेंट एक एमएनसी सीमेंट कंपनी है, और Q2 के नंबर जो आ गए हैं वहां पे भी नंबर अच्छे हैं। 25 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले साल 11 करोड़ था। और फाइनली बीएलएस इंटरनेशनल, जो दिल्ली की कंपनी है, ये वीसा प्रोसेसिंग करती है। ये भी बहुत ही टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है। कोई भी इंडियन सिटीजन जो अब्रॉड जाता है, वीसा उसको लगाना पड़ता है, और वो वीसा का काम जो बड़ी मात्रा में बीएलएस करता है। तो ये भी मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बहुत ही स्टेबल कंपनी है और बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो ये 4-5 स्टॉक्स है नेहा जी, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोजीशन आप ले सकते हैं। ऑलराइट, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके हिसाब से ये 4-5 स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे रिटर्न्स आगे देखने को मिल सकते हैं। अविनाश जी, अगर अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करना हो तो निवेश करने से पहले उन सेक्टर्स की खबरों पर भी नजर रखनी जरूरी होती है क्या?
हाँ बिल्कुल, देखिए अभी क्या होता है कि सेक्टर को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, 3-4 साल पहले सोलर की कोई कंपनी इतनी चली नहीं थी, सारे सोलर स्टॉक्स बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे थे। लेकिन आज आप देखिए तो सारे सोलर की कंपनियां, वारी इंजीनियर्स बोलिए या बेसिकली आप टिपिकली विक्रम सोलर बोलिए, बहुत सारी कंपनीज में अभी सोलर का अभी एपेटाइट मार्केट का मिला है। तो आपको सेक्टर चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका कभी चुनना है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसे सेक्टर को चुनोगे जहां पे ऑलरेडी तेजी हो चुकी है तो वहां पे कोई बड़ी अपसाइड आपको मिलेगी नहीं। तो अभी जो नए सेक्टर्स हमको लगता है अच्छे करेंगे, उसमें एफएमसीजी है, उसमें ऑटो है, क्योंकि जीएसटी के कट्स के बाद ये दो सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट आएगा। उसके बाद जो अभी अच्छी बारिश हो गई है, तो अंदाजा है कि जो एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर कंपनीज है वहां पे फोकस करिए। इसके बाद अभी बजट के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने प्री बजट डिस्कशन शुरू किया है, तो रेलवे और डिफेंस, ये दोनों सेक्टर्स में हमको लगता है आने वाले टाइम में, यानी महीनों में, होपफुली फरवरी तक, बजट आने के पहले ये डिफेंस और रेलवेज में बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे अनाउंसमेंट आएंगे। तो आपको इस तरह से न्यूज को कनेक्ट करना है। और कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती है या गवर्नमेंट अनाउंस करता है बेनिफिट्स कोई सेक्टर के लिए, तो वो सेक्टर को आपको फोकस करना है। तो मोटा मोटी इस तरीके से आपको रेगुलरली पढ़ के और थोड़ा सा इसको लॉजिकली रिलेट करके आपको वो सेक्टर में काम करना है। और ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मार्केट के लोगों के साथ भी उठना बैठना पड़ेगा, उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो नए लोग हैं वो शायद इतना ये सब कुछ अकेले ना कर पाए। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक आप थोड़ा सा अगर एफर्ट करोगे तो मुझे लगता है कि आपको भी ये चीजें समझ में आएंगी। अविनाश जी, कई बार जब हम देखते हैं मार्केट अनसर्टेन होता है या साइडवेज रहता है काफी टाइम तक, या फिर मतलब हम ज्यादा मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, तो कई बार हम ये एनालिस्ट को कहते हुए सुनते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक में भी स्टॉक स्पेसिफिक आप अपनी परचेज रखिए। तो इसको आप थोड़ा सा समझा सकते हैं क्या? देखिए जब भी मार्केट स्टैग्नेंट होता है या साइडवेज आता है, जब ऊपर नहीं जाता नीचे नहीं जाता, तब आपको एक बात समझनी चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं आप इंडेक्स ऑप्शंस पे खेल सकते हैं या इंडेक्स फ्यूचर्स पे खेल सकते हैं। क्योंकि देखिए बाजार जब चलेगा तब इंडेक्स एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है 50 शेयर का या 30 शेयर्स का, और उसमें आपको फायदा मिलेगा। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडर है तो मैं क्या कहूँगा कि फ्यूचर्स को अवॉइड करिए, ऑप्शंस ले लीजिए। ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन जो आते हैं वहां पे हो सकता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि जब भी कोई कंपनी की खबर अच्छी आती है, पॉजिटिव आती है, तो इमीडिएटली कैश के काउंटर में एज वेल एज उनका स्टॉक ऑप्शन में ऑब्वियसली मूवमेंट पॉजिटिव मिलता है। तो मैं कहूंगा कि जब भी मार्केट साइडवे होता है तभी आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, पैसा आपके पास रखिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे बाजार में आप पैसा लगाओगे, 2-3 दिन स्टॉक चला नहीं तो वहां का हमारा, या मान लीजिए आपका 4-5% कैपिटल भी माइनस हो जाता है। तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना है, हर चीज के ऊपर पैसा मत डालिए। ओनली जब मोमेंटम पॉजिटिव होता है, जब कोई अच्छी खबर आती है और मार्केट में एफआईएस की बाइंग या मे बी डोमेस्टिक बाइंग या कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टर बाइंग ऐसे स्टॉक्स में करते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तभी आपको मूवमेंट ऑब्वियसली वॉल्यूम में दिखता है। तो ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी है एक साइडवे मार्केट में, जब आपने कहा कि कुछ ऊपर नीचे होता नहीं है ऐसे बाजार। Alright। अविनाश जी, हम बहुत बार सुनते हैं, दर्शक राय लेते हैं कि एक स्पेसिफिक स्टॉक में कि एंट्री कब ली जाए, या फिर हम ये भी सुनते हैं जो एनालिस्ट कहते हैं कि एंट्री से लेने से ज्यादा जरूरी है एग्जिट की स्ट्रैटेजी। तो दोनों पे मतलब टाइम पे एंट्री और टाइम पे एग्जिट वो कैसे मैनेज करें? देखिए एंट्री तो बहुत सिंपल होती है, लेकिन एंट्री में मेरा हमारा तरीका कहता हूँ कि देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, अभी जैसे लेंसकार्ट का आईपीओ हो गया नेहा जी। लेंसकार्ट का आईपीओ में इतना हाइप था, लोगों ने बोला बहुत अच्छा है, कई लोगों ने बोला बहुत खराब है, वैल्यूएशन भी बहुत महंगा था, 70,000 करोड़। तो जो भी चीज हाइप में चलती है, मेरे ख्याल से ऐसी चीजों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि हाइप आपको नॉर्मली डिसअपॉइंटमेंट देती है। बट अगर आपको सही मायने में बड़ा पैसा बनाना, तो आप ऐसे कंपनीज में घुसिए जहाँ पे ग्लैमर नहीं है, फैशन नहीं है, ऐसे कंपनीज के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि यही से मोटा पैसा बनता है। और ये क्लियर है, बड़े निवेशक जैसे आशीष कचोलिया है, मुकुल अग्रवाल है, ये ऐसे इन्वेस्टर्स है जो अपना पैसा ऐसे कंपनीज में डालते हैं जिसकी खबर किसी को नहीं होती। तो थोड़ा सा पढ़ के अगर आप इसमें इन्वेस्ट करो तो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे देना है। और जैसे आपने कहा कि बेचने का रीजन, देखिए बेचने के टाइम पे आपको एक बात समझना है, आपने मान के चलिए 100 रुपया इन्वेस्ट किया, वो हो गया 150 या 200 रुपया, तो कम से कम अपना जो कैपिटल है, जो आपने मुद्दत डाला है, वो रिकवर करिए। देखिए शेयर बाजार में कोई प्रॉफिट परमानेंट देता नहीं है।
200 रुपए की चीज वापस 100 रुपए तक आएगी, वापस पेपर प्रॉफिट होगा। तो ये जो हम प्रॉफिट रोज देखते हैं वो पेपर प्रॉफिट होता है। जब तक आप हाँ। उसको बैंक में कन्वर्ट ना करें और उसका मुनाफा वसूल ना करें, तब तक उसका कुछ मतलब नहीं होता है। अच्छा। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आपने 150 रुपया भी कमाया तो कम से कम 1000 शेयर आपके पास है तो 250 से 300 शेयर निकाल के अपना कैपिटल निकालिए, ताकि अपनी कॉस्ट जीरो हो जाए। हम्म। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो निकालते ही नहीं, बढ़ता है तो नहीं बहुत कहा। खुश होते हैं और जब गिरता है तभी वो रिग्रेट करते हैं। तो ये एक बात याद रखिए कि मुनाफा रेगुलरली आपको बुक करना है, तो ही आपका पैसा शेयर मार्केट में बनेगा। और ये सेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गिरावट आती है तो 2 दिन में स्टॉक 20-30% एक साथ गिर जाता है, तभी हाँ। आपको एग्जिट मिलता ही नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी आई थिंक इन्वेस्टर्स को फॉलो करनी चाहिए। ऑलराइट, इसी बात पर एक सवाल आ गया है प्रभात नारायण जी का। कह रहे हैं यदि कोई शेयर 50% हाई से फॉल हुआ है, अगली बार चलेगा तो टारगेट कैसे निकालें? देखिए, पहली बात तो 50% क्यों गिरा है वो आपको एक सवाल पूछना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई भी शेयर का ट्रेंड बिगड़ता है, मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जेंसॉल इंजीनियरिंग जो बहुत बड़ी कंपनी थी एक जमाने में, अभी वो वहां पे प्रमोटर का फ्रॉड हो गया, 1000 रुपए का शेयर 50 रुपया हो गया, अभी वापस 30-40-60 रुपए चल रहा है। अभी हम्म। वापस वो 1000 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि चलो 1000 रुपए का शेयर मेरे को हाँ। 50 में मिल गया, तो ये गलती मत करिए। एक बार कंपनी 52 वीक हाई लो से गिरा और उसका हम्म। कारण आपको पता चला, तो आपको ऐसे शेयर से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ट्रेंड को रिकवर होने के लिए 2-3 साल लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए का शेयर 50 हो गया तो आपका 3-4 महीने में वापस 1000 रुपया हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो नॉर्मली आपको ऐसे शेयर देखने हैं जहां पे रेट स्टेडीली बढ़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, लेकिन बहुत ही हैवी करेक्शन अगर 50% आता है तो उसका मतलब कोई ना कोई तो प्रॉब्लम वो कंपनी में होगी, उसीलिए तो वो गिरा है। तो वो बात ध्यान में रखिए। तो ऐसे शेयर में आपको थोड़ा सा बच के रहना है, अनलेस आपको पता है कि चलो एक आध क्वार्टर की बात है, बट नॉर्मली एक क्वार्टर में कोई भी शेयर 50% गिरता नहीं है। हाँ, तो डेफिनेटली नजर रखने की बात है, आखिर रीजन क्या है। अब शेयर मार्केट में अगर कमाई की बात करें तो शेयर मार्केट में कमाई के लिए किन 5 बातों का आप सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं अविनाश जी? ठीक है, पहली बात तो मैं फंडामेंटल की तरह बात करूंगा, क्योंकि टेक्निकल तो मैंने आपको बहुत बताया क्या क्या करना है, बट अगर आपको वेल्थ पोर्टफोलियो बनाना है, मार्केट से आके पैसा बना के जाना है, तो 4-5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो देखिए, आपके पास थोड़ा सा वक्त और पेशेंस होना चाहिए। कोविड के बाद नया जी प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमारे सारे जो निवेशक है बहुत ही शॉर्ट टर्म और बहुत ही जल्द ही पैसा बनाना चाहते हैं। तो देखिए, इक्विटी मार्केट में जो बंदा पेशेंस और कन्विक्शन रखता है वही फाइनली फाइनल रेस जीतेगा। तो टाइम और पेशेंस का मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 साल, बट कम से कम 1 साल 1.5 साल का नजरिया तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट में डालना है, तभी पैसा बनेगा। तो ये पहला गुरु मंत्र है। दूसरा, देखिए, डाइवर्सिफिकेशन करिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 2 शेयर लेते हैं और पूरा पैसा लगाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो 3 शेयर में 25-60 लाख लगाते हैं। तो ये गलती मत करिए। अगर मान के चलिए 3 में से 2 शेयर आपके चले नहीं, तो आपका पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। तो ये। नॉर्मली कोई भी कंपनी में आप निवेश करोगे तो 5 या 6% आपके कैपिटल डालिए, ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो वेल स्प्रेड आउट होता है। तो उसका मतलब अगर 2-3 कंपनियां अच्छी भी नहीं करेगी, तो बाकी की कंपनी आपके पोर्टफोलियो को संभालेगी। तो डाइवर्सिफिकेशन ठीक ठाक होना चाहिए, ओवर कॉन्सेंट्रेशन नहीं। और उसके बाद बेसिकली क्या है ना कि बेसिकली अपना पैसा डालिए। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो लिवरेज लेते हैं, यानी जो उधार से पैसा लेते हैं और हाँ। शेयर मार्केट। लिवरेज अवॉइड करिए। अपना खुद का पैसा है जितना भी है, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो एसआईपी से थोड़ा थोड़ा डालिए, लेकिन खुद का पैसा अगर आप डालते हो तो आपको रातों को अच्छी नींद आएगी, आपको बोरिंग मनी पे ज्यादा टेंशन नहीं होगा। तो लिवरेज अवॉइड करिए, क्योंकि लिवरेज से काफी नुकसान लोग करते हैं। मार्जिन से पैसा लेते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म में लगता है पैसा बढ़ेगा, बट ऐसा होता नहीं। उसके बाद मैं कहूंगा कि बेसिकली रूमर्स और टिप्स बाजार में ऑलवेज होते हैं। लाइक कोई भी आपको कहेगा कि ये शेयर 3 महीने में डबल होगा, कोई बोलेगा 2 महीने में होगा। तो पहले तो अपनी खुद की जान पर करिए। कम से कम जो कोई बोल रहा है उसका एक बार हम्म। एक क्रॉस चेक करिए, क्योंकि देखिए, बाजार में ऐसे लोग भी है जो सिर्फ खबर फैलाते हैं और बाद में निकल जाते हैं। तो हम्म। आपको ये खबर और रूमर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। आपका पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है, तो आपको ये पॉइंट आपको बराबर देखना पड़ेगा। और फाइनली मुझे लगता है कि क्या है ना कि एक अच्छा निवेशक वही होता है जो बेसिकली खराब मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदने की हिम्मत रखता है। क्योंकि देखिए, बाजार हम्म। जब 26-27 हजार होगा और उसके बाद आप एंट्री करोगे, तो ऑब्वियसली सब कुछ महंगा होगा। अभी हाँ। जब बाजार में कुछ हो नहीं रहा है, लोग बोल रहे हैं पिछले 1 साल से इक्विटी चल नहीं रही है, ऐसा तो होगा नहीं कि इक्विटी चलेगी नहीं। इक्विटी कभी ना कभी तो चलेगी, और जब वो अभी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड और आपके शेयर अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेंगे।
तो ये सारी थोड़ी सी बातें आप ध्यान में रखिए, आपको जरूर अच्छा मुनाफा बनेगा, बट थोड़ा सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। बिल्कुल, प्रोसेस फ़ॉलो करना है, कुछ रूल्स हैं वो नोट करने हैं, उसी हिसाब से चलना है। लुभावनी चीज़ें बहुत लगती हैं, लेकिन सबसे पहले सोचकर और समझकर ही निवेश करना है। तो अविनाश जी, अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि है काफ़ी लोगों की नज़र में रहता है और बड़ा इंटरेस्ट लोगों का रहता है इसमें, वो है गोल्ड। तो जो अगर हम बात करें, अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है, सेबी ने डिजिटल गोल्ड को लेकर वार्न किया है। बेसिकली इसे पूरी तरह से उन्हें डिसअप्रूव कर दिया है। तो अब अविनाश जी, हमें जरा ये बताइए कि मतलब बेसिकली डीआरएस इनसाइट्स के सारे दर्शकों को, कि जो दर्शक गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? नहीं, बेहतर सेफेस्ट, आई मीन बेहतर तरीका सेफ। तो देखिए, एक बेहतर तरीका तो सिंपल है कि आप कोई अच्छा गोल्ड का ईटीएफ खरीदिए, बहुत ही लिक्विड है। आई मीन आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे तो आपको भी पता है कि आप कोई ज्वेलर के पास जाओगे बेचने को, तो वो आपको 5-10% काटने के बाद आपको नेट अमाउंट देगा। बट ईटीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। ईटीएफ क्लियरली गोल्ड का एसेट वैल्यू जो होता है उसके हिसाब से रोज ट्रेडेबल होते हैं, प्लस खरीदने के लिए सस्ते होते हैं। इनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ईटीएफ में कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स इज लेस। तो मैं तो कहूंगा कि अगर किसी के पास गोल्ड नहीं है तो गोल्ड का ईटीएफ या गोल्ड का कोई फंड होगा तो उसमें लगाइए। देखिए, फिजिकल गोल्ड का अभी जमाना गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिजिकल गोल्ड अभी कोई घर पे रखेगा, क्योंकि या लॉकर में रखेगा। तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लिक्विडिटी बहुत कम है। आप इसको एक्सचेंज पे तो बेच नहीं पाओगे, आपको कोई ज्वेलर या कोई इंटरमीडिएट के पास जाना पड़ेगा जो आपका उनका कमीशन काट के देगा। तो ईटीएफ बहुत ही लिक्विड काउंटर है, एक दिन में आप बेचोगे तो दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो गोल्ड डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो पिछले साल बहुत अच्छा उन्होंने रिटर्न दिया, काफी लोगों को बहुत अच्छा पैसा बना के मिला। तो गोल्ड कम से कम 5-6% या 10% अपने पोर्टफोलियो का कंपोजिशन होना चाहिए। इक्विटी जब चलती नहीं तब लोग डेट पे जाते हैं, डेट जब जाता नहीं तब इक्विटी पे आता है, लेकिन गोल्ड एक स्टेबल है। और सबसे बड़ी बात, गोल्ड का सप्लाई बहुत कम है, तो उसलिए गोल्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। एक बात समझ लीजिए कि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो कभी भी जीरो वैल्यू नहीं होगा। तो उस हिसाब से आप एक अच्छा एसेट खरीद रहे हो। ओके, तो आप कह रहे हैं आपके हिसाब से गोल्ड कभी भी जीरो नहीं होगा, आप एसेट के हिसाब से कह रहे हैं, एक अच्छी चीज है। अविनाश जी, हमने बहुत सारे एरियाज पर डिस्कस किया, आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को गाइड किया इन्वेस्टमेंट के तरीके पर ज्यादातर जो आजकल लोग हैं वो बस, और हमारे दर्शक भी हैं, उनको बेसिकली ये चाहते हैं कि बस आप स्टॉक बता दीजिए और जिसमें मुनाफा हो जाए, और बेसिकली ज्यादा जानकारी में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। पर मेरे ख्याल से सोचकर समझकर ही अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जाते जाते अविनाश जी, हमारे व्यूअर्स को कोई एक खास अविनाश जी की स्पेशल सलाह। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते या उनको पसंद नहीं है, तो वो कोई अच्छे एक्सपर्ट को फॉलो करे। क्योंकि देखिए, इस बाजार में आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत लगती है। और मुझे लगता है कि देखिए, आपने सही कहा कि आज लोग कहेंगे कौन सा शेयर है, क्या टारगेट प्राइस है, क्या भाव चल रहा है। बट एक बात समझ लीजिए कि आपका हार्ड अर्न मनी है, तो कम से कम एटलीस्ट 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार उस कंपनी के बारे में जब आपके डीमैट में आएगा तो उसका बारे में कुछ तो पढ़िए। क्योंकि देखिए, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो आप ही के लिए नुकसान है। तो ये तो एक हम कहते हैं ना कि ये बहुत जरूरी है अगर आपको अपना पैसा ग्रो करना है। अगर आप बिल्कुल उसके बारे में इग्नोरेंट रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी आपने जो खरीदी है क्या बनाती है, कौन प्रमोटर है, क्या डिविडेंड दिया है, कंपनी का इंडस्ट्री कौन सी है। तो ये सारी बेसिक बातें हैं जो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा समय भी लगता नहीं है। आजकल तो इंटरनेट में तो बहुत सारी चीजें मुफ्त मिलती है। बट नजरिया थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए और थोड़ा सा तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखिए, विदाउट मेहनत अगर आप समझते हो कि मुझे पैसा बनाने को मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता लाइफ में, और पैसा तो बिल्कुल भी नहीं। अविनाश जी, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो पर आए। डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को आपने इतनी डिटेल नॉलेज दी। और जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर सर? नहीं, जो भी हमने आज बात की, देखिए हमने आपको स्टॉक्स बताए, वो हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को हमने रेकमेंड किए हैं, लेकिन पर्सनली मेरी कोई होल्डिंग नहीं है। Well, thank you so much, Avinashi, for this market की master class only for DRS Insights viewers. Thank थैंक you यू। so much, sir, and thank you to all my viewers for being part of this show. Namaskar. नमस्कार।